हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। आप सभी लोगों में कॉमन सिलेबस है, वो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस को पढ़ने के लिए इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर और करंट के भी एक दो प्रश्न और भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड रहेंगे आपके, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। और आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, जितना आप पढ़ेंगे उतना कम होता है। आपने अपने स्तर से भी पढ़ाई की होगी। मैंने बताया था कि जो आपकी ल्यूसेंट की बुक सभी के पास रहती है, उससे आप पढ़िए, या आपके पास कोई भी किताब हो जिससे आप पढ़ते हैं या नोट्स रखी हो आपकी, तो उसको रिवीजन करिए। और मैंने भी आपको चैनल के माध्यम से चीज़ें दी थी। आज ये जो क्लास है आपकी एमसीक्यू बेस्ड है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मैंने इसमें 40 क्वेश्चन रखे हैं। 40 क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट के इंक्लूड किए हैं कि जिस तरीके से हमें एग्जाम में देखने को मिले उस तरीके से आपको क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। आज ये फर्स्ट इसकी सीरीज़ है। अभी इसकी सीरीज़ मैं आपको और दूंगी ताकि आप एमसीक्यू फॉर्म में भी अपने आप को थोड़ा सा परखें और भी प्रैक्टिस आपकी जो है अच्छी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें आप, अगर जिसका आंसर आपको नहीं आता है उसको जब रिवीजन करिएगा तो केवल उसी प्रश्न को जो है रिवीजन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी क्लास के बाद में। एक बात और है कि जो भी क्वेश्चन आप जितने सही करें ज़रूर बताइए कि कितने सही हुए हैं। और रही बात प्रश्नों के लेवल की कि कोई प्रश्न आपको टफ लग सकता है, कोई इजी लग सकता है, तो वो तो आपके पढ़ाई पे डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से तैयारी करी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। आइए देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन साइंस से है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए आप कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सुनेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा नहीं है, तो जो एसिटिक अम्ल होता है ये कार्बनिक अम्ल नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, फास्फोरिक अम्ल, दूसरा है टार्टरिक अम्ल, तीसरा है आपका ऑक्जेलिक अम्ल और डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो कौन सा होगा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यहीं पे बात करें टार्टरिक अम्ल, मैंने बताया था जो इमली होती है, मैंने बताया था कि जो यूज़ होता है खट्टेपन के लिए टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, दूध में जो है पाया जाता है। आगे देखेंगे, अम्लीय विलयन के पीएच का मान कितना होता है। जो अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा बताइए। 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 14 होगा या 7 होगा, आपको बताना है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अम्लीय मानों को, मतलब पीएच मान को पूरा लिखवाया भी था और आपको दिया भी था कि उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 से कम। देखिए अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्षारीय विलयन के लिए पीएच मान कितना होगा। तो क्षार की बात करेंगे तो 7 से ऊपर होना चाहिए, और अम्लीय की बात करेंगे तो 7 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच कितना होगा कि लाल लिटमस को नीला कर देगा। ऑप्शन देखेंगे आप, 7 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, और एक्यूरेट 40 में से देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक बात और है, जब भी हम कोई प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती कि तो बहुत टफ है, हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं। वो तो एग्ज़ाम में इंक्लूड रहेंगे क्वेश्चन। आपको यहाँ पे जितना आप बेहतर करेंगे उससे कई गुना बेहतर वहाँ खुद कर लेंगे आप। आइए देखिए, अगला देखेंगे, पाचन एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह आपको बताना है। कई हमारे पाचन रस होते हैं, पाचन एंजाइम होते हैं जो कि पूरे शरीर में अंदर पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत मिलान किया गया है। जैसे जो टाइलिन है लार ग्रंथियों में पाया जाता है, पेप्सिन आमाशय में, माल्टेज जो है बड़ी आंत में, और ट्रिप्सिनोनेज जो है पित्ताशय में। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ट्रिप्सिनोजेन जो है पित्ताशय। तो ये जो दिया है ये गलत है, मतलब ये इसमें नहीं होता, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। पहले आपके साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको करते चलिएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी होती है? अग्नाशय, आमाशय, थायराइड या यकृति? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है यकृत होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? यकृत में होगा, आमाशय में होगा, पित्ताशय में होगा या अग्नाशय में होगा? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पित्ताशय। हम क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया। आगे देखेंगे, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? आपको बताना है, छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत या यकृति में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? आप आंसर बताइए इसका कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पॉलिटी से क्या है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? देखिए, अंशतः लागू हुआ था पहले, और मतलब जब भारत को आज़ादी मिली थी उसके बाद जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो वही दिन पूछा जा रहा है कि किस तारीख को और किस सन में जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया। ऑप्शन सुनिए, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बताना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित सर्वाधिक व्यापक जो है संविधान कहाँ का है? तो भारत का है। और सबसे पहला संविधान कहाँ का है? तो वो अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित पूछा जाए कि सबसे बड़ा कहाँ का है, तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, भारतीय संविधान की विशेषता बतानी है आपको कि जो भारतीय संविधान बनाया गया है उसकी क्वालिटी क्या है। सुनिएगा, सबसे पहला ऑप्शन आपका है सबसे कठोर है, लचीला है, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान है उसकी क्वालिटी यह है कि वो अंशतः लचीला व अंशतः कठोर है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको अनुच्छेद के मैंने इम्पोर्टेंट एक दिया था सीरीज, उससे कहा था आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बताएंगे आप अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 18 से 21 किसमें जो है स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित किया गया है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में जो है स्वतंत्रता, मतलब हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में जिसको जो है राष्ट्रपति जो है जब कभी आवश्यकता हो, आपातकालीन स्थिति आ जाए या कुछ ऐसी बात, तो वो उसको जो है कैंसिल कर सकता है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? बताना है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? तो इसमें हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता कभी 19(1) भी लिखा रहा है, अगर 19 ऑप्शन में है केवल तो 19 सही करिएगा, 19(1) लिखा है तो 19(1) सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे। इसको एक दो बार आप देख भी लेंगे तो यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाए।
तो आगे हम बढ़ते हैं। और ये जो आप क्वेश्चन के कलेक्शन देख रहे हैं, मैंने डिफरेंट बुक से आपके लिए कॉपी पेस्ट किया है ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कर पाएँ, क्योंकि टाइपिंग का इतना टाइम नहीं है कि इसको टाइप करके पूरा बनाया जाए, इस वजह से ऐसी चीज़ें हैं। एक बात और है, जो आपको मैंने रिवीजन करने के लिए वन लाइनर फैक्ट दिया हो या तो कुछ आपको स्टेटमेंट टाइप की चीज़ें दी हो, वो भी अलग अलग किताबों से दिया गया था। कुछ किताबें आपकी ल्यूसेंट की थी, कुछ आपकी एनसीईआरटी सार की थी, अलग अलग किताबों से वो था। आप लोग पूछ रहे थे कि वो किताब कौन सी है, तो कोई एक फिक्स किताब हो तब मैं आपको नाम बता पाऊँगी। आगे देखेंगे। एशिया की, अभी आपसे जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे आप। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की पूछ रहा है। आपको बताया था मैंने महाद्वीप, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो आपको पूरे एशिया में बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया की। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी क्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका सुमेलित नहीं है? जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़िएगा तो हमेशा लास्ट वाला ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। हम झटके में पढ़ क्या लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये नहीं वाला चीज़ दिखाई ही नहीं देता है कहीं कहीं। तो ये नहीं वाले वर्ड बहुत ख़तरनाक होता है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये चूक हमसे भी कई बार हुई है कि आते हुए क्वेश्चन को मिस्टेक किया है मैंने भी। देखेंगे, निम्न में से किसका सुमेलन जो है सही नहीं है, तो आपको बताना है। जैसे जगह का नाम दिया है और जो नदी बहती है उसका नाम दिया, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मिलान गलत है। जैसे वान राइन नदी, काहिरा नील नदी, और न्यूयॉर्क में हडसन और वियना में वोल्गा। आपको बताइए कि कौन सा इसमें से गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना वोल्गा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये गलत दिया हुआ है, इस वजह से ये राइट है। आगे देखेंगे। महावेली गंगा एक नदी है, तो महावेली जो नदी है, महावेली गंगा, ये कहाँ की एक नदी है आपको बताना है। बांग्लादेश की नदी है, भारत की है, श्रीलंका की है या नेपाल की है? महावेली गंगा, तो महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला दिया है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो कौन सी है? कौन सी ऐसी नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है? जैसे पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा है नर्मदा, और तीसरा जो है आपका महानदी है, और डी ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ही एक चीज़ बता दूँ, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप भारत का मैप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मैप दिखाई देता है। इतना ही मुझे काम है अभी। देखेंगे ये आपका क्या होता है, इधर पूर्व होता है तो इसको क्या कहते हैं? पूर्वी किनारा है, ये पूर्वी किनारा है। और ये इधर पश्चिम होता है तो ये क्या होता है? पश्चिमी तट होता है या पश्चिमी किनारा होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैक्सिमम ये जो है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा, मैं इसे फिर से बनाती हूँ। अगर इस तरीके से बनाए तो इधर की जो चीज़ें हैं हमारी हल्की ढाल पर हैं, और ये एकदम सीधे एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो मैक्सिमम नदियाँ हमारी जो हैं इधर पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन दो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में अक्सर, कि जो आपकी नर्मदा है और ताप्ती नदी है वो पश्चिम तट से गिरती है या पूर्व तट से, तो ये ध्यान रखिएगा ये पश्चिम से गिरती है। ठीक है, पश्चिम से दो नाम पूछा जाता है, कौन कौन सा हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, और मैक्सिमम नदियाँ जो हैं आप देखेंगे कि वो पूर्व की घाटी की तरफ से बहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़ा सा ढाल है, इधर ढाल होने की वजह से इधर से ही बहती हैं। और यहाँ पर जो है ये कटी फिटी है, मतलब एक साथ मिलाव नहीं है इनका, जबकि ये पूरा रेंज एक तरीके से खड़ी है पूरी। और यही आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और जहाँ पर पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिलते हैं यही आपका नीलगिरी बनता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वो कौन सी है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन सुनिएगा, कृष्णा नदी, पेरियार नदी, चंबल नदी या सोन नदी। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात,
इसको गरशोप्पा भी लिखा रहता है, जोग गरशोप्पा, ठीक है। ये फिलहाल यहाँ से जोग लिखा है। जोल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात और राकीमड़ कुंड जलप्रपात और केवती जलप्रपात। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, तो हो जाएगा आपका कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात। एक बात और है, ये जो सीरीज़ मैं आपको करा रही हूँ, अगर इसमें आपको किसी भी ऑप्शन में, मतलब किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लगता है कि मैंने आपको मिस्टेक बताया है, वो गलत है ऑप्शन और कुछ और होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि उसको एक बार जांच कर ली जाए। क्योंकि ऐसा 100% तो नहीं हो सकता कि एकदम करेक्ट ही हो, 1-8% हो सकता है कि मिस्टेक हो सकती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी शामिल नहीं है, आपको बताना है, शामिल नदी नहीं है बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, महानदी। आप बताइए कि जो हिमालय का अपवाह तंत्र है, कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं होती है, तो क्या हो जाएगी, महानदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। तो आपको यहाँ पर दो जानकारी होगी, एक तो ये कि पीर पंजाल से निकल रही है और और आपको ये जानकारी होगी कि सिंधु नदी की सहायक नदी इसमें से कौन है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, पहला सतलज नदी, दूसरा है रावी नदी, सी ऑप्शन है झेलम, डी ऑप्शन है चेनाब नदी। बताइए कि निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी जो है पीर पंजाल से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, अब हम यहाँ हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया और असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया था। तो आपको बताना है कौन सा होगा, चौरी चौरा कांड के बाद, खेड़ा सत्याग्रह के बाद, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह के बाद। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको कल ही कराया था, तो ये हो जाएगा आपका चौरी चौरा कांड, ठीक है। 1920 में हुआ था और इसको वापस कब ले लिया था, 1922 में जो है महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, मतलब बंद कर दिया था ये असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न को देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बरता है। मतलब असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें क्या है, विदेशी सामानों को जलाया गया और अब पुलिस थाना जो था, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, काफ़ी नुकसान हुआ था। ये सब तो ये सब क्रियाकलाप जो हो रहे थे उसको किसने संज्ञा दी कि ये निष्ठुर बर्बरता है, महात्मा गांधी को लिख के भेजा था। तो ऑप्शन सुनिएगा, पहला है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है शौकत अली और डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप जिस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू फॉर्म की, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी सीरीज़ के लिए आज जल्दी आप लोग को एक वीडियो देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो लोग इच्छुक होंगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप उसमें शामिल ज़रूर हो सकते हैं। देखेंगे आगे। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था, आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम बताइए। पहला है इंडिपेंडेंस पार्टी, दूसरा है गदर पार्टी, तीसरा है स्वराज पार्टी और चौथा ऑप्शन है इंडियन नेशनल पार्टी। तो जो मोतीलाल और CR दास ने 1923 में गठित किया था पार्टी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ ऐसे नाम हैं फेमस जो इनका एक उपसंज्ञा कहिए या उपनाम दिया गया है, उसकी एक लिस्ट आपको भेज दी जाएगी टेलीग्राम पे, उसको पढ़ लीजिएगा। तो चितरंजन दास जो है उनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था। आपको बताना है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया। ऑप्शन सुनिएगा, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया है, आचार्य विनोबा भावे
किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बताना है आपको कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन नंबर सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका बारदोली आंदोलन, और दूसरा है चंपारण, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा आगे। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण, मतलब निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, किस दिन हुआ था आपको बताना है। देखिए, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सभी वर्ड आपको महात्मा बुद्ध से रिलेटेड मिलते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो निर्वाण का मतलब जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो दिन कौन सा था? सुनिएगा, पहला वैशाख पूर्णिमा, दूसरा आषाढ़ की पूर्णिमा, तीसरा कार्तिक पूर्णिमा, और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? बताइए आप कि किस वंश से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञात्रिक वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश या कुरु वंश। तो महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो महात्मा बुद्ध थे उनका प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली और योसुद या विपिन या तो प्रभाष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा जमाली इनका कौन था? तो इनका दामाद था। आगे देखेंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जो इकोनॉमी होती है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन है किसी देश की संपत्ति, मतलब समस्त संपत्ति, दूसरा है करों से प्राप्त आय, तीसरा है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, और तीसरा है देश का बजट। अर्थव्यवस्था से किसका तात्पर्य सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसी देश की समस्त संपत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? ऑप्शन सुनेंगे, अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है जे.एम. किन्स, ऑप्शन डी है जॉन ग्रविसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबद्ध हैं? आपको बताना है। तो ऑप्शन सुनेंगे, क्रमशः लिखा है, जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ये चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो उसको मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि क्या बात पूछी जा रही है और ये ऑप्शन का मतलब क्या है। कुल मिला के पूछा ये जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से आपको बताना है किस क्षेत्र में कृषि और सेवाओं के क्रियाकलाप संबंधित हैं। जो अर्थव्यवस्था में क्षेत्र हैं 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? एक तो फर्स्ट मतलब प्राइमरी सेक्टर जो होता है, मतलब फर्स्ट सेक्टर होता है, द्वितीयक सेक्टर होता है और एक तृतीयक होता है। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और ये जो होता है टर्सरी, मतलब थर्ड सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो जो प्राथमिक होता है उसमें कृषि को लिया गया है। सिर्फ कृषि ही नहीं शामिल होगी इसमें, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट में अपने आप उत्पन्न हो रही हूँ, आपको याद रहे इसलिए इसको बता रही हूँ। जैसे उसमें कोई मानव का रोल ना हो, नेचुरल तरीके से जो चीज़ें होती हैं। अब आप कहेंगे कृषि में मानव का तो रोल ज़रूर है, लेकिन वो नेचर्स है कि वो इस समय कृषि होगी, उस समय डेवलपमेंट होगा, ये फसल का उत्पादन होगा, वो नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है। मतलब उसको कहीं मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो वो आपके प्राथमिक सेक्टर में आता है। तो यही जो अर्थव्यवस्था है 3 पार्ट में है आपकी, ठीक है। पहला प्राथमिक सेक्टर जिसमें आप कृषि, पशुपालन, ये सभी पहले में आ जाएंगे। दूसरे में क्या आते हैं? जो कि औद्योगिक चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती है जहाँ पे कोई चीज़ बनती है। जैसे हम केवल आलू की बात करते हैं, ठीक है।
ठीक है। सभी लोग खाते होंगे आलू, सब्जी में यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं आलू। आलू का जब प्रोडक्शन हुआ, जब वो पैदा हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका प्राथमिक सेक्टर में आएगा। लेकिन उसी आलू का अगर हम चिप्स बनाएं, चिप्स बेच दें, आप लोग लेज अंकल चिप्स ये खाते होंगे, तो जो वो चिप्स आया, बना, मैन्युफैक्चर हुआ, उसको बनाया गया इंडस्ट्री में ले जाकर, तो वो द्वितीयक सेक्टर में आ गया। तृतीयक सेक्टर में उसी आलू को जब हम बेच देंगे, सेल कर दिए, आप खरीद रहे हैं, वो आपकी सेवाएं आपको मिल रही हैं उसकी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राथमिक सेक्टर में इसीलिए कृषि को रखा गया है। द्वितीयक में औद्योगिक धंधे हो जाते हैं, इंडस्ट्री हो जाती है, जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया जाए, बनाया जाए, ठीक है। और तीसरे में क्या हो जाएगा, सेवाएं, सर्विस, एक प्रकार की सर्विस होती हैं। आप जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, या आप ऑनलाइन बहुत जगह पे जो है परचेस करते हैं, अपना सिलेबस या जो भी आपको पढ़ना है उसको परचेस करते हैं, तो वो आप सेवाएं ले रहे हैं। तो जो कोई आपको सेवाएं देता है, चाहे वो बेच के दे रहा हो कोई सामान, या तो आपको इस तरीके से जिसमें आप खरीद रहे हैं कोई चीज़, उस तरीके की चीज़ें होती है, आपकी थर्ड सेक्टर में आती है। कुल मिला के वो सेवाएं मिलनी चाहिए, किसी भी रूप में मिले, तो वो थर्ड सेक्टर में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का मेनली मतलब यही है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको निम्नलिखित क्षेत्रों में से कृषि और सेवा को किस में डिवाइड किया गया है। तो कृषि आपका प्राथमिक में आ जाएगा और सेवा किस में होगा, तृतीयक। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। चूँकि ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो ये पता हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर का देखिए क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं होती है। कंप्यूटर की तो बहुत सारी क्वालिटी है, कौन सी नहीं है दिए गए ऑप्शन में। जैसे गति, मतलब स्पीड होती है, स्टोरेज यानी स्टोर करना किसी चीज़ को, मेमोरी उसमें जो होती है। तीसरा है अर्थव्यवस्था उसमें, और विश्वसनीयता, ठीक है, रिलायबिलिटी जो होती है। तो इसमें देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है इससे। कंप्यूटर की विशेषता में कंप्यूटर की विशेषता अर्थव्यवस्था नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने में बांटा गया है। जैसे पहला ऑप्शन सुनेंगे, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर मतलब यूज़र सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो है यूज़र सॉफ्टवेयर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं किसमें से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए उचित कौन सा होगा, आपको बताना है। तो सबसे उचित इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हैं क्या, समझ लीजिए। आपका सिस्टम का मतलब होता है आपकी डिवाइस, चाहे आपका कंप्यूटर की, चूँकि यहाँ बात हो रही है तो कंप्यूटर ही बात करेंगे, लैपटॉप। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो आपके सभी के पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास होता है, ठीक है। तो उससे समझिएगा, मोबाइल आपका एक तरीके का कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसमें मोबाइल को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो ऑलरेडी उसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ना ही कोई हमारा मोबाइल फ़ोन चलेगा, ना ही कंप्यूटर चलेगा। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ये तो मस्ट होना ही चाहिए। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको हर एक यूज़र को डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसमें एप्लीकेशन डालते हैं। जैसे किसी को वर्ड की ज़रूरत है, पावर पॉइंट की, कोरल ड्रॉ, और किसी को नोट पैड की, किसी को लैंग्वेज सीखनी है तो जावा स्क्रिप्ट, C++, जो भी चीज़ें हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टा है, जो लोग यूज़ करते हैं वो एक तरीके के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आपके मोबाइल में तभी चलेगा जब आपके मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन नीड है, वो नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चल ही नहीं सकता, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, हिस्ट्री के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। इल्तुतमिश। दूसरा है ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही। कल मैंने ये सीरीज़ दी थी, गुलाम वंश जो पहला वंश था उसी में आपके जो है दिल्ली सल्तनत वहीं से शुरू हुआ है आपका,
तो पूछा जा रहा है कि वैधानिक सुल्तान कौन था। ऑप्शन सुनेंगे, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया और डी ऑप्शन है बलबन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। यहाँ पे वैधानिक का मतलब है, कल मैंने बताया था आपको जब संस्थापक का नाम पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हैं, लेकिन वो वैधानिक रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी अपना एक तरीके से राज्याभिषेक जो होता था उस तरह का कभी नहीं करवाया, राजगद्दी जो थी उस पर कभी नहीं बैठे, लेकिन मेनली किसने सब कुछ किया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो वो इल्तुतमिश ने किया, इस वजह से इसको मानते हैं। अगला देखेंगे, उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। उत्तर भारत में चांदी का टंका जो है जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन है। ऑप्शन नंबर सुनिएंगे, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। आप बताइए कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराए हैं। इस तरीके की सीरीज़ आगे भी आपको मिलेगी। आप अपनी प्रैक्टिस को अपने तरीके से भी करिए, जो किताब कॉपी रखे हैं उससे करिए, और जो दिया जा रहा है आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के इसको एक बार रिवीजन कर लिया करिएगा। और नया अब आपके लिए दिन आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे सामने कई चुनौती हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ भी आएगी और एग्ज़ाम भी देना है। तो ये सभी आपके सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो इसमें कोई अगर मिस्टेक हुई हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कितने क्वेश्चन किसके सही हुए हैं वो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।